हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो स्कूल लेवल और जी मेन लेवल तक के क्वेश्चंस और टॉपिक और कंसेप्ट्स मिलते रहेंगे। हमने इससे पहले ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें कि जी मेन लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सब भी डाल रखा है, तो आप उसको कर लो आप एक बार। मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन करवा दिया है, डायमेंशन एनालिसिस करवा दिया है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है मोशन इन अ प्लेन। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स स्केलर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि नॉर्मली जो आप लोग जानते हो कि जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं, या तो स्केलर या फिर वेक्टर। ठीक है, और उसको ओवरऑल ये कह सकते हैं कि स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन एक्सेप्शन कह लो जिसमें आ जाता है एक टाइम और करंट। टाइम और करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इसको हम लोग वेक्टर नहीं कहते। ठीक है, तो वेक्टर जनरली डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है उसको कहते हैं वेक्टर्स, और जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग स्केलर। तो बच्चों, सबसे पहले जो है वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, तो ये जो है बच्चे, ये जो है हमारा वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर की जितनी बड़ी लेंथ दिखाओगे उससे पता चलेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है बेटा अब चलते हैं आगे, जिसमें आता है सबसे पहला आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा हमारा कि जब ढेर सारे वेक्टर्स आपको दे रखे होंगे तो उसका रिजल्टेंट निकालना होगा। जैसे कि मान लो बेटा, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी। ठीक है, कहेगा इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो। तो क्या करना है कि पहले की हेड पे दूसरे की टेल को रख दो। दूसरा वेक्टर बी, उसकी टेल ऐसे कर दिया मैंने, तीसरा से आ गया। अब तीसरा वेक्टर सी है तो इसकी दूसरे की हेड पे तीसरे की टेल को रख दो, ऐसे ही, और पैरेलली उसको रखना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो अब ये जो बन गया हमारा, स्टार्टिंग से लास्ट तक में एक लाइन जो ज्वाइन कर दो, यानी कि हेड से हेड को बना दो और टेल से टेल को बना दो। ठीक है, तो ये जो वेक्टर बना हमारा, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको कह सकते हैं कि ये बता रहा है ए प्लस बी प्लस सी को। ठीक है, इसी तरह से मान लो कहीं वेक्टर दे रखा है ऐसा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर अगर मान लो दे रखा है बी ऐसा वेक्टर, है ना, तो कहेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो आप कहोगे कि हेड से हेड और टेल से टेल एक लाइन हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो दिस वेक्टर इज योर ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये। तो इस पर बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर चलेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे एक एग्जांपल दे रखा है, कह रखा है कि कोई भी मान लो बेटा जी, इस तरह से दे रखा है, डायग्राम दे रखा है हमें। ठीक है, ये ले लेता हूं, ओ ए बी सी डी ई। आपको कह रखा है कि प्रूव दैट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर इक्वल्स टू होगा हमारा ओ ई वेक्टर। या तो आपको ऐसे कह देगा, या फिर इस ओ ई को इधर ले आएगा तो क्या होगा, ई ओ। तो और में लिख देगा इस चीज को कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर प्लस ई ओ वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो या तो इसको प्रूव करने के लिए कहेगा या फिर इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि हम लोग जो है फर्स्ट वाला कंडीशन लेकर के चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दिए। अब देखो हमें क्या करना है, एलएचएस लिख लेते हैं। ये है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर, है ना। तब देखो
मान लेते हैं बेटा ये ओ ए वैक्टर है और ये ए बी वैक्टर है, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि ओ ए प्लस ए बी को अगर हम एक साथ कर दें, है ना, ओ ए प्लस ए बी को हम एक साथ कर दें तो ओ ए प्लस ए बी, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल लाइन जो ज्वाइन करेंगे वही हो जाएगा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी वैक्टर, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि जब पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रख करके हम लोग बनाते हैं तो रिजल्टेंट होगा फाइनल वेक्टर का हेड और इनिशियल वेक्टर का टेल, यानी कि दिस इज योर ओ बी वेक्टर विच इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो अब हमारे पास आ गया बच्चों ओ बी प्लस बी सी। तो बच्चों ओ बी प्लस बी सी क्या होगा, तो आप लोग कहोगे होगा ये ओ सी, है ना, तो मैं ओ बी प्लस बी सी को क्या लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ओ सी, फिर क्या रह जाएगा सी डी प्लस रह जाएगा डीई। ठीक है बच्चों, अब ये हो चुका है ओ सी और ये है हमारा सी डी, तो ओ सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ओ डी। ठीक है, तो ओ सी प्लस सी डी को मैं क्या लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ओ डी वैक्टर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ओ डी वैक्टर प्लस डीई वैक्टर, है ना, ओ डी वैक्टर प्लस डीई वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ओ डी वैक्टर प्लस डीई वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ओ डी प्लस डी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ ई वैक्टर। यही तो हमारा आर एच एस है ना। तो इस तरह से पॉलीगन लॉ को हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जब ढेर सारे वेक्टर्स दे रखे होंगे तो हम, जैसे एक बार फिर से बताता हूं, हमें दे रखा था ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, तो मैंने क्या किया, ओ ए प्लस ए बी को लिख लिया मैंने ओ बी, फिर इसी तरह से आ गया नेक्स्ट स्टेप में आ गया ओ बी, अब ओ बी प्लस बी सी है, ओ बी प्लस बी सी से मिल गया ओ सी, अब ओ सी प्लस सी डी से मिल गया ओ डी, अब ओ डी प्लस डी से मिल गया ओ ई। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं हम लोग, जो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्ट जो है सेम आता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो अलग आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चे, इसमें यह कहता है जैसे कि जो पॉलीगन लॉ का जो कंसेप्ट था लगभग उसी तरह से इसका कंसेप्ट है। इसका यह कहना है कि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर अगर बी है ना, तो दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर की हेड पे रखो, यानी कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पे रखो, तब जो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर वो होगा थर्ड साइड, जिसको मैं लिख लूंगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, है ना। तो ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जो किसके इक्वल होगा, तो आप कह सकते हो पहले की हेड दूसरे की टेल को रखा इस तरह से, तो क्या होगा रिजल्टेंट जो होगा वो होगा पहले वाले की टेल और हेड, जो भी फ्री एंड था, फ्री एंड को हमने ज्वाइन कर दिया, है ना, हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आता है हमारा इसका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें बेटा इसी तरह से आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें भी लगभग जो है रिजल्ट सेम आएगा। अब कैसे आएगा इसमें रिजल्ट, तो देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कहते हैं कि पहला वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, अगर दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है तो इस tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब होता कैसे है, ये r की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखो बच्चों ये है b, ये है थीटा, तो ये आ जाएगा आपका b कॉस थीटा। ठीक है, और ये आ जाता है आपका b साइन थीटा, है ना। तो अगर मान लो ये बड़ी वाली ट्रायंगल लोगे आप, है ना, मान लेते हैं इसको लिख लेते हैं o, इसको लिख लेते हैं a, इसको लिख लेते हैं b, इसको लिख लेते हैं मान लो c, है ना।
तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो ओबी है वेक्टर, ठीक है, ओबी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कहोगे आप, ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का सीबी का स्क्वायर, है ना। अब ओसी को क्या लिखूंगा मैं, ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये सब बच्चों बुक में भी दे रखा है डेरिवेशन, तो मैं इस पर नहीं डिटेल में जाना चाहता, बस लिख देता हूं कि ओ ए की वैल्यू आती है ए और ए सी की वैल्यू क्या होगा बेटा, बी कॉस थीटा, क्योंकि ये है बी और ये है थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, और बीसी क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इसी से रिजल्टेंट आ जाता है हमारा, ये आता है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाता है बच्चों ये, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम पैरेललोग्राम लॉ को भी लेंगे और उसमें भी यही रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है, फिर करेंगे स्पेशल केसेस उसके, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल लॉ के क्या रहा कि अगर एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो लाइन जो हेड टू हेड टेल टू टेल लाइन ज्वाइन करने पर मिलती है वो, ठीक है बच्चों। तो अब लेते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, और उसके फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया लॉ है, ठीक है, और सबसे ज्यादा काम का है ये, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, मान लो बच्चे ये है ए ओ, ये है ए, ठीक है ना, आपके पास दो वेक्टर है, तो दोनों को आप क्या कर लो, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। जैसे ओ ए और ओ बी हमारे पास दो बन गया साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना, और इसको पैरेलल बना लिया, ठीक है बच्चे। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या होगा हमारा, उसका ये कहना है कि ये जो पैरेललोग्राम आप अगर कंप्लीट कर दोगे, तब जो इस दोनों से जाने वाली जो एक डायगोनल होगी वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी। ओ ए को अगर मैंने ए वेक्टर लिख लिया, ओ बी को अगर मैंने बी वेक्टर लिख लिया, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा वेक्टर, जो इन दोनों के बीच से जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि अगर ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये, दिस इज योर रिजल्टेंट, ठीक है बच्चों। तो यहां भी अगर मान लो ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। और यही रिजल्टेंट अगर ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बनाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बच्चों डेरिवेशन में दे रखा है, ठीक है, बुक में। अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहना, मैं एक दिन लाइव क्लास लेकर ये सब समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग चलते हैं इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो आपने देख लिया बेटा कि रिजल्टेंट जो है हमारा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा फर्स्ट केस लेते हैं, स्पेशल केसेस की बात करेंगे, स्पेशल केसेस। तो फर्स्ट, इफ बोथ वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तब क्या होगा बच्चों, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब ए भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि a प्लस बी। तब रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम ऐसे में दोनों वेक्टर को हम एल्जेब्रिकली हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तब। अब सेकंड केस लेते हैं कि ये दोनों अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मान लो एक वेक्टर है हमारा ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे में दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री।
तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये हो जाएगा हमारा r, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी, r मिनिमम आ जाएगा। तो r मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगा, a माइनस बी। यानी कि ऐसे सिचुएशन में हम दोनों को एल्जेब्रिकली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक लग रहा है 10 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, दूसरा 4 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये दोनों तो बच्चों हो गया क्लियर। अब एक और केस ले लेते हैं, थर्ड केस, फिर चलेंगे बच्चों जो कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे उस पे। एक थर्ड केस ले लेते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब, ठीक है। थर्ड लेंगे व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो ऐसे में थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0, यानी कि रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो निकल गई। अब हमें क्या है कि एंगल पता करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है। तो लेट कर लेते हैं बेटा कि ये है अल्फा एंगल। तो ऐसे में tan अल्फा क्या होगा, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये था हमारा a वेक्टर, ये था हमारा b वेक्टर, है ना। तो tan अल्फा क्या होगा, b बाय a, है ना। तो b बाय a सॉल्व कर लेंगे, इससे आ जाएगा हमें कि कितने एंगल पे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है कोई जो है बोट जा रहा है, ठीक है, कहीं भी। तो कहेगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो कहोगे रिजल्टेंट होगा बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा, है ना। और वो एंगल अगर निकालना है हमें अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा यहां पर, दिस वन, यानी कि 5/2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इतना आ जाएगा एंगल हमारा, ठीक है ना। टूवार्ड्स, देखो ये क्या था, हमारा बोट की स्पीड थी, है ना। मान लेते हैं कि ये जो था वेस्ट डायरेक्शन है, ये था मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और ये था मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो इसमें जो अल्फा आएगा हम क्या कहेंगे, अल्फा मतलब हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 5/2 विथ ईस्ट टुवार्ड्स नॉर्थ। यानी कि आपने ये निकाल लिया कि ये जो बोट रिजल्टेंटली किधर जाएगी वो डायरेक्शन निकाल लिया। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितने एंगल पे जाएगा, तो आपको पता है एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट स्पीड जो हो जाएगी वो क्या होगा, इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड का स्क्वायर। ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कहोगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो आ जाएगा √29 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब वो बोट जाएगी। ठीक है, तो बच्चों वैसे बोट वाली प्रॉब्लम हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मिक्स्ड क्वेश्चन करने में मैं एक अपनी तरफ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए, ताकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तीनों का जो सम है वो है 0 वेक्टर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी, ये तीनों का रिजल्टेंट क्या है, 0, ठीक है। आपको कह रखा है इसमें से कोई 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और तीसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स है एनी ऑफ देम, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। मतलब दे रखा है बेटा कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया। और कह रखा सी का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ द ईदर है, मतलब √2x हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रखा फाइंड एंगल्स बिटवीन देम, है ना। तो आपसे कह रखा ए और बी के बीच का एंगल निकालो, बी और सी के बीच का एंगल निकालो, और ए और सी के बीच का एंगल निकालो, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं बेटा ए और बी के बीच का एंगल है θ1, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a प्लस बी
प्लस सी था हमारा 0, है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस सी वेक्टर। अब दोनों तरफ मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस सी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिर्फ हमें रिजल्टेंट वाले लेना है। तो क्या कहूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 1, और इधर क्या होगा सी। अब देखो बच्चों, ए की वैल्यू क्या लिया था आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स, इसका भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, √2x। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, कि 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू आ चुका है √2x का स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब ये आया, है ना बेटा। अब उस 2x स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या बचा हमारा, 2x स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि 0। इसलिए क्या होगा, कॉस थीटा 1 होगा 0, क्यों, क्योंकि x 0 नहीं है, इसलिए थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब अगर मान लो एक और ले लेते हैं एंगल, ए और सी का फाइंड कर लेते हैं कि ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है। ठीक है बच्चों, आप लोग बेटा जिसको क्लियर नहीं हो दोबारा से देख लेना इसको, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो अब बच्चों हम फाइंड कर लेते हैं ए और सी के बीच का, हम लोग जो है फाइंड करते हैं। तो फिर से वही लिखना पड़ेगा हमें कि a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ बी, वही इसी रिलेशन से फिर मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस बी, है ना। अब a और c, a का मैग्नीट्यूड क्या लिया था x, c का कितना √2x, तो इसका कितना होगा रिजल्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस √2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √2x इंटू कॉस थीटा 2, मान लिया इसके एंगल है कॉस थीटा 2। दिस कॉस टू क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड x। अब फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये होगा 2√2x स्क्वायर कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट इधर लिख लेते हैं हम लोग, तो 3x स्क्वायर प्लस 2√2x स्क्वायर कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसलिए 2√2x स्क्वायर कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर, है ना। तो इसलिए cos थीटा 2 आ जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर बाय 2√2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल, यानी कि -1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे सर नेगेटिव है, तो cos का हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ले लेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ये क्या है, बेसिकली माइनस cos 45 जैसा दिख रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, cos 180 माइनस 45 का, यानी कि यहां पर थीटा 2 जो आ जाएगा हमारा वो होगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। जिसको बच्चों मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी वो जाकर के मैथमेटिकल टूल्स वाला देख लेना, उसमें एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोग को बता रखा। वैसे भी समझ लो, हम इसका मॉड पहले लगा लेते हैं, तो कितना आएगा 1/√2, जो क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब है ये नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम लोग 180 माइनस 45 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा हमारा एक तरह का क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा ये क्या था हमारा, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको जो है यहां पर सब जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसको भी मैं सोचता हूं इसके साथ आपको इंक्लूड कर दूं। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी होता है माइनस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो यह है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है,
देखो बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि एक कार जा रहा है बेटा, मान लेते हैं कि ये कार जा रहा है, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एट द सेम टाइम एक ट्रेन जा रहा है, मान लो ये जा रहा, मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तब आपसे पूछा कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन। ठीक है बच्चों, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने कि आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग इन ट्रेन, यानी कि ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को वो कार की स्पीड कितनी नजर आएगी और किस डायरेक्शन में नजर आएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करते हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू टी, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो अब देखो बेटा, जो भी फॉर्मूला आपको बताया वो एडिशन का बताया, सब्ट्रैक्शन का तो बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे वीसी प्लस में माइनस ऑफ वीटी। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो देखो बेटा बहुत ही आसान है इसका मतलब, कि देखो हमारे पास जो था वीसी की डायरेक्शन ये थी और वीटी की डायरेक्शन क्या थी, ये थी हमारी वीटी की डायरेक्शन। तो अब हमें किसको ऐड करना है, माइनस ऑफ वीटी को हमें ऐड करना है, ठीक है। दिस इज योर माइनस ऑफ वीटी, है ना। तो अब हमारे पास दो वेक्टर को ऐड करना, एक तो है वीसी, दूसरा है माइनस ऑफ वीटी। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा, जाहिर सी बात इधर ही कुछ ना कुछ होगा, है ना। और अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा इसका, वीसीटी का। तो वीसीटी का अगर बेटा अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कहूंगा मैं वीसी का स्क्वायर प्लस वीटी का स्क्वायर, है ना। तो वीसी था बेटा कितना 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड को, उस पैसेंजर को कितना नजर आएगा, कि कितनी स्पीड है उसकी। लेकिन आप वो पूछेगा कि उससे कि वो किस डायरेक्शन में गाड़ी उसको नजर आएगी जाते हुए। तो ये ले लेते हैं बेटा एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा यहां पर क्या होगा, कहोगे दिस वन अपॉन में दिस वन, ये किसके पैरेलल में है, वीटी, और ये किसके पैरेलल में है, वीसी। तो यहां पर बेटा टेन अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, टेन अल्फा आ जाएगा वीटी बाई वीसी, यानी कि 80/60, यानी कि 4/3 टेन अल्फा। तो टेन अल्फा 4/3 किसके लिए होता है, 53 डिग्री के लिए। तो अल्फा आएगा 53 डिग्री विथ ईस्ट टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट। देखो ये जो एंगल बना है किसके साथ बनाया है, ईस्ट की तरफ जा रहा था ना ये ईस्ट, और ये था साउथ, तो इतना डिग्री विथ ईस्ट टुवार्ड साउथ, यानी कि उसको जो नजर आएगा गाड़ी, है ना, वो आएगा विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो आएगा 53 डिग्री, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया बच्चों, इस तरह से ढेर सारे होंगे। अब एक रेन वाली प्रॉब्लम लेको मैं आपको करवाता हूं। तो रेन वाली जो प्रॉब्लम है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी एक करवा देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई कह रहा है कि जो जब कोई पर्सन खड़ा है तो रेन जो है उसके हेड को हीट कर रहा है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, दौड़ना शुरू कर दिया रोड पर विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अब उसने देखा कि मैं गीला हो जाऊंगा, तो उसने छाता फिर ओपन कर लिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अपने आप को बारिश से बचाने के लिए उसको छाता को किस एंगल पे, वर्टिकल के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ उसको रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अब हमें फाइंड क्या करना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है बेटा, तो जिसका माइनस करना उसको माइनस कर देंगे। तो ये था बेटा वीएम, तो माइनस वीएम की डायरेक्शन क्या होगी, ये दिस इज द माइनस वीएम, और ये था हमारा वी आर। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो बच्चों क्या आएगा एंगल, मतलब इस तरह से आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन,
यानी कि जो बारिश जब रुका हुआ था तो उसको वर्टिकली हिट कर रहा था, अब वो जब दौड़ने लगा तो बारिश उसको इस तरह से हिट करेगा, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, वो अम्ब्रेला को ऐसे खोल लेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा वर्टिकल और ये है हमारा हॉरिजेंटल, ठीक है। तो मान लो बच्चे अगर आपसे पूछ रहा है कोई कि ये बताओ कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो, तो इसको लिख लिया मान लो अल्फा, तो ये भी अल्फा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट से इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ये भी अल्फा होगा, है ना। तो टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन होता है हमेशा सामने वाली साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो सामने वाली कौन सी है, दिस वन पैरेलल टू वी एम, और ये क्या है वी आर, है ना। तो यहां पर टेन अल्फा कितना आ जाएगा, वी एम बाय वी आर, है ना बच्चे। तो वो पर्सन का स्पीड जो था वो था 3 और इसका था 4, है ना। तो टेन अल्फा आ गया 3/4, यानी कि अल्फा कितना आ गया 37 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आप लोग जो है कर सकते हो, जो 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी में बेटा एक बार हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन, जो रिवर प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़े से हमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तो कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको भी दिखा देता हूं आपको। देखो बच्चों, अगर मान लो कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रखा होगा, ठीक है। तो हम इस वेक्टर के बदले में इसका एक्स कंपोनेंट ले लेंगे, उसको ए एक्स कह देंगे, और इसका वाई कंपोनेंट ले लेंगे, उसको हम लोग ए वाई कह देंगे, ठीक है। तो अभी बेटा हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करवाना था मुझे रिवर प्रॉब्लम, फिर ध्यान आया कि उसमें एक दो कंसेप्ट आते हैं रिजोल्यूशन के, तो मैंने कहा चलो पहले यही करवा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो अब क्या है कि जब हमें इस वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने होंगे, तो इसको हम दो परपेंडिकुलर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो जिसके साथ इसका एंगल होता है उसके अलोंग आ जाता है इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ये क्या हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। अगर आप लोग को लगे कि सर क्यों ऐसा हो गया, तो आप लोग बेटा चेक कर सकते हो, ये है बेटा ए, ये है थीटा, ये है आपका ए एक्स और ये है आपका ए वाई। तो कॉस थीटा लगाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा ए एक्स बाय ए, तो ए एक्स क्या लिख सकते हो ए कॉस थीटा। इसी तरह से अगर आप लोग साइन थीटा लगाते हो तो क्या हो जाएगा ये ए वाई बाय ए, इसलिए ए वाई क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर था, है ना, तो इस वेक्टर को फाइनली जो है अब वो ए वेक्टर गायब हो चुका है, अब ये वेक्टर बन चुका है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से किसी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है कि जिसके साथ एंगल होगा उसके लॉन्ग उसका ले लेंगे कॉस, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है ना, जिसका वेट दे रखा है mg, यहां ले लिया टेंशन T1, यहां ले लिया टेंशन T2, ये एंगल ले लिया बेटा 53 डिग्री, ठीक है। तो आपसे कह रखा T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि इन वेक्टर्स को हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 53 डिग्री, है ना। तो अलग से लिख देता हूं बेटा, ये था हमारा T1 जो इसके साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री, है ना। तो आप क्या कहोगे, जिसके साथ एंगल है उसके लोग क्या होगा उसका कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा साइन। तो इधर आ जाएगा हमारा T1 cos 53 डिग्री और ऊपर आ जाएगा हमारा T1 sin 53 डिग्री, नीचे क्या है वेट और इधर क्या है हमारा T2, ठीक है बच्चे। इसकी एरो को हम लोग उस साइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो बहुत ही सिंपल है, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है
तो राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले के इक्वल हो रहा होगा, अप वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो रहा होगा। तो लिखूंगा मैं कि फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इक्वल हो जाएगी। तो T1 साइन 53 इक्वल्स टू हो जाएगा mg, और साइन 53 कितना होता है 4/5 है ना, डिस्कस टू होगा mg, इसलिए T1 कितना हो जाएगा 5 mg/4। ठीक है ना, ये आ गया हमारा T1 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब मैं लेता हूं फॉर हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम, हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम। तो हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे कि लेफ्ट डायरेक्शन वाली फोर्स इक्वल्स टू राइट डायरेक्शन वाली फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है T2 cos 53, तो कहूंगा मैं T2 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा T1 cos 53 डिग्री। तो T2 इक्वल्स टू T1 कितना निकल चुका है हमारा 5/4 mg। ठीक है ना, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू होती cos 53 होता है हमारा 3/5 है ना, इसको लिखूंगा मैं 3/5। ठीक है, तो सॉल्व करने से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 3/4 mg। तो T2 की वैल्यू क्या आ गया 3/4 mg, और T1 की वैल्यू आ गया 5 mg/4 है ना बच्चों। इसी पर बेस्ड जो है बच्चों क्वेश्चन आता है कि वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है ना, जिसमें बच्चों अब आजकल नया ट्रेंड आ गया है, जब से पीडब्ल्यू वाले ने कहा कि ये जो है इसमें दो सिचुएशन बनेंगे, तो मैं दोनों सिचुएशन आपको दिखाता हूं, बट बुक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले उसको बताता हूं। क्वेश्चन है बेटा कि वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं कि ये है हमारा पुलिंग फोर्स, कोई पुल कर रहा है कोई नीचे की ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे ही पुल करेगा है ना। तो इसको ले लेते हैं, मान लो बेटा एंगल थीटा। ठीक है, यहां पर इसका वेट लग रहा है mg, और यहां पर उसका कांटेक्ट फोर्स लग रहा है n। ठीक है, तो अब देखो P के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इधर P cos थीटा, और ऊपर लगेगा P sin थीटा है ना। तो अब देखो हमारा यहां पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, तो n पुलिंग है ना प्लस P sin थीटा इक्वल्स टू क्या कहूंगा मैं mg, सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहा हूं, n भी ऊपर लग रहा है P sin थीटा ऊपर mg नीचे, इसलिए n जो है पुलिंग के केस में क्या होगा हमारा हो जाएगा mg माइनस P sin थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब मैं पुशिंग के केस लेता हूं, जब इसको कोई पुश कर रहा है, तो पुश कोई करेगा ऐसे, मान लो इस तरह से चला गया है ना, तो इसके लिए अगर मैं एंगल ले लूं थीटा, तो फिर से इस P का कंपोनेंट इधर क्या आएगा P cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा P sin थीटा, और mg भी क्या होता है नीचे की तरफ, और n आता है ऊपर की तरफ। तो इस बार आप जो देखोगे n जो है पुशिंग के केस में, n जो पुशिंग के केस लेंगे इस बार क्या हो जाएगा हमारा mg प्लस P sin थीटा। ठीक है ना बच्चों, तो आप देख रहे हो बेटा कि पुशिंग के केस में n की वैल्यू में क्या हो गया mg प्लस P sin थीटा, और पुलिंग के केस में क्या हो गया n में हमारा आ गया mg माइनस P sin थीटा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि पुलिंग के केस में n की वैल्यू कम है, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का। तो जिसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कम होगा उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, यानी कि मूव करना उसको आसान होगा। तो किसमें n की वैल्यू कम लग रही है, तो पुलिंग केस में है ना, इसीलिए किसी चीज को पुल करना जो होता है आसान होता है, लेकिन पुश करना जो होता है वो मुश्किल होता है। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो है बच्चों, इसमें इश्यू बस ये आई है कि अब नया कंसेप्ट जो है उन्होंने डिस्कस किया है ना, एक नया केस। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। नया केस ये है कि आपकी हाइट पर डिपेंड करता है कि वहां पर पुलिंग आसान होगा या पुशिंग। अब जैसे कि मान लो कोई कम हाइट का है ना, और उसको जो है किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है और पुश करना है, तो अगर उसको पुल करना है तो ऐसे खींचेगा, तो ऐसे में इस फोर्स का कंपोनेंट जो होगा बच्चे वो क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा है ना। लेकिन अगर वो पुश करेगा किसी चीज को, अगर मान लो वो पुश करता है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा है ना
जिसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। जो पुल कर, अगर मान लो मैं यहां पर हूं, इस हाइट का हूं मैं, है ना, तो मैं जब किसी चीज को खींचूंगा तो मैं ऐसे खींचूंगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इस पी का कंपोनेंट क्या होगा, नीचे की तरफ। और जब मैं पुश करूंगा तो मैं ऐसे पुश करूंगा, जिसके कारण क्या होगा, ये रहेगा पी, जिसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो ये कंपोनेंट जो है वो एन के अलोंग होगा, है ना। इसलिए पुशिंग के केस में यहां पर क्या होगा, एन की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। अब चेक कर लेना, एन प्लस पी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी। कब, पुशिंग के केस में। लेकिन जब पुल कर रहा हूं तो एन ऊपर लग रहा है और एम जी और पी साइन थीटा नीचे लगेगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि ये हाइट पर डिपेंड करता है, वाई पुलिंग इज इजियर देन, या पुशिंग इज इजियर देन पुलिंग, ठीक है। बट जो मेनली जो बुक में दे रखा है वो फर्स्ट वाला सिचुएशन था। ये वो सिचुएशन है जो कि पीडब्ल्यू में जो बार बार डिस्कस होता है इसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग को कंपोनेंट से रिजॉल्व करने आ गया। तो अब हम लोग करते हैं बच्चों, रिवर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो देखो रिवर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, रिवर प्रॉब्लम में दो सिचुएशन आता है। मान लो ये है रिवर जो फ्लो कर रहा है यू स्पीड से, ठीक है। और यहां पर आप हो जो स्विमर हो, ठीक है। तो आप दो तरीके से उसको क्रॉस करना चाहते हो। पहले बार सोचते हो कि नहीं, मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है। दूसरा सिचुएशन आप चाहते हो कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ को लेके जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बन सकते हैं। मान लेते बेटा ये है स्विमर जो वी से जा रहा है, उसका एंगल अल्फा बना रहा है। तो इस वी के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वी कॉस अल्फा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा उसका, वी साइन अल्फा, है ना बच्चों। अगर रिवर फ्लो कर रही इधर से, अगर आप जाना चाहते हो अल्फा एंगल विद द फ्लो ऑफ रिवर, तो वी के दो कंपोनेंट, वी कॉस अल्फा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो है, और वी साइन अल्फा है जिससे आप क्रॉस करोगे रिवर को। अगर मान लेते हैं रिवर की विड्थ है डी, तो टाइम आपको कितना लगेगा, तो डी बाय वी साइन अल्फा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि टाइम हमें शॉर्टेस्ट लगे, तो टी हमारा मिनिमम होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो लिखोगे फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, है ना, साइन अल्फा शुड बी 1, यानी कि अल्फा शुड बी 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा मिनिमम होगा बच्चों। तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, इसको होना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा, जब साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो होता है 1, किस एंगल पे, तो 90 डिग्री पे। तो जब वो 90 डिग्री पे वो चलना शुरू करेगा तो क्या होगा, यानी कि जब वो शॉर्टेस्ट टाइम से इसको क्रॉस करना चाहेगा, तब देखो क्या सिचुएशन आता है। तो देखो अगर कोई शॉर्टेस्ट टाइम में अगर क्रॉस करना चाहता है तब उसके साथ क्या होता है। देखो बच्चों, वो जो है वो इस तरह से चलना चाहता है ना, लेकिन रिवर की फ्लो इस डायरेक्शन में होती है ना, जिसके कारण वो पहुंच जाता है कुछ यहां पर, ठीक है बच्चे। मान लेते हैं कि ये था हमारा, और फ्लो करते करते वो पहुंच गया यहां पर, ठीक है। क्योंकि रिवर की स्पीड थी इस डायरेक्शन में, इसको लिख लिया मैंने यू, ये लिए बेटा वी, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर ही क्रॉस करना चाहा ना, ताकि कम से कम टाइम में पहुंच जाए। तो मान लेते हैं कि ये अपने अपोजिट सोर्स से एक्स डिस्टेंस दूर तक जाकर के यहां पर पहुंचा, और रिवर की विड्थ थी डी। अब अगर मान लो इसको मैंने थीटा एंगल ले लिया, तो यहां से अगर आप टेन थीटा लगाते हो तो दो सिचुएशन बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू आप कहोगे कि यू बाई वी होगा, है ना, जो रिवर की फ्लो की स्पीड बाय स्विमर की स्पीड, या फिर डिस्टेंस के टर्म्स में कहें तो ये क्या होगा हमारा एक्स बाय डी। तो बच्चों इसमें से तीन चीजें कभी आपको दे रखी होगी तो चौथी चीजें आपसे पूछ लेगा। यहां पर यू है रिवर की स्पीड, और वी है वो स्विमर की स्पीड, डी है आपका विड्थ ऑफ द रिवर, और एक्स है जिस डिस्टेंस से वो अपोजिट शोर को मिस कर गया। दिस इज द केस व्हेन वो जो है स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है, मतलब कम टाइम में जो है जाना चाहता है तब, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम का ये केस हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का, ठीक है ना। जैसे आप भी किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो आपके दिमाग में रहता है इस रास्ते से नजदीक तो है लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा रास्ता है थोड़ा लंबा है लेकिन वो टाइम कम लगेगा। तो वही सिचुएशन इसमें भी है, हमने शॉर्टेस्ट टाइम डिस्कस कर लिया, अब केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग
शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है बच्चों, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो बच्चों डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। मान लो बेटा आप यहां पर हो, आप चाहते हो कि बिल्कुल मैं यहीं पर जाऊं शॉर्टेस्ट पाथ से, बिल्कुल आप ऐसे जाना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है कि अगर रिवर इधर फ्लो कर रही है तो आप अगर इधर की तरफ चलना चाहोगे तो क्या ये आपका रिजल्टेंट स्पीड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि एक वेक्टर ये है हमारा, है ना, और आपको दूसरा वेक्टर लेके चलना है अपने आप को ताकि वो रिजल्टेंट ये हो जाए, तो इसका मतलब हमें क्या लेके चलना पड़ेगा बेटा? अपने आप को एक पर्टिकुलर एंगल, है ना, जैसे मान लेते हैं ये अल्फा एंगल जो है रिवर के अगेंस्ट लेके चलते हैं, यानी कि रिवर अगर राइट डायरेक्शन में जा रही है तो हमें अगर इसको स्ट्रेट क्रॉस करना है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ चलेंगे, है ना, लाइक दिस। तब जाकर के आपका जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी। ठीक है, अब देखो बेटा ये v रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर किसी को अगर पता करना हो सर कैसे आया, तो आप ये सोच सकते हो बच्चों कि देखो ये है हमारा u, एक वेक्टर हो गया u, दूसरा वेक्टर हो गया v, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये हो गया 90 प्लस अल्फा। ये पूरा बता रहा हूं मैं। तो ऐसे में बेटा आप रिजल्टेंट निकालोगे v रिजल्टेंट, तो क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा, है ना, और देखो वो आ जाएगा साइन अल्फा। अब देखो बेटा यहां से साइन अल्फा की बात करेंगे तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से साइन अल्फा क्या होगा? u बाय वी। इसको आप बेटा उसमें पुट कर दोगे तो यही आ जाएगा रिजल्टेंट स्पीड। ठीक है बेटा, v रिजल्टेंट आ चुका है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टाइम कितना लग जाएगा इसमें? तो d बाय रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तीन रिलेशन बेटा जी आपको ध्यान रखने हैं जब आप शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करते हो तब। एक तो पूछा जाता है आपसे कि अपने आप को आप किस एंगल पर लेके जाओगे, किस डायरेक्शन में आप एंटर करोगे ताकि आप शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करोगे। तो आपने अल्फा निकाल लिया, ठीक है, तो ये तो बेटा परपेंडिकुलर टू द रिवर का फ्लो है, उसके साथ आपने अल्फा बनाया है ना। तो आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस 90 डाउन द स्ट्रीम या फिर 90 माइनस अल्फा अप द स्ट्रीम। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस एंगल को। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगा? यू आई वी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बता दिया आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रेन प्रॉब्लम, विंड और रिवर प्रॉब्लम। अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बेटा होता क्या है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, है ना। तो देखो जनरली जो है हम अगर बात करें बच्चे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की, है ना, ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है और ये अगर मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, ठीक है, तो जो वेक्टर हमारा जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ आता है ना, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई कैप। जो वाई एक्सिस की तरफ आता है उस यूनिट वेक्टर को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो जेड एक्सिस की तरफ आता है उसको हम लोग लेते हैं के कैप। ठीक है, तो ये तीनों जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, मतलब आपसे कह सकता है कोई कि आई कैप का मैग्नीट्यूड या जे कैप का मैग्नीट्यूड या फिर के कैप का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा? 1। ठीक है बच्चों, और इस सब का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे कि देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये होगा प्लस आई, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये होगा माइनस आई। इसी तरह प्लस वाई है तो इसके लिए प्लस जे, ये माइनस वाई है तो क्या होगा? माइनस जे। ये प्लस जेड है तो क्या लिखेंगे इसको? प्लस के। और नीचे की तरफ आ जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके अलावे भी आप चाहो तो किसी भी वेक्टर को का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम लोग किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो बेटा अगर मान लो कहीं भी दे रखा है हमारा कि एक वेक्टर है बेटा 5 और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, तो आपको पता है इसके लॉन्ग उसका कंपोनेंट क्या होगा?
5 cos 37 डिग्री, और इधर क्या होगा 5 sin 37 डिग्री। तो देखो बच्चों 5 cos 37 क्या होगा, 5 cos 37 डिग्री का मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 4/5, क्योंकि cos 37 होता है बेटा 4/5, ये sin 37 होता है 3/5। तो क्या होगा बेटा ये, यानी क्या आ गया 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 4। और इधर देखो 5 sin 37 कितना होगा, 5 sin 37 तो क्या होगा 5 इंटू 3/5, तो कितना आ गया 3, यानी कि ये कितना आ गया बेटा 3 यूनिट, है ना। तो मैं इस वेक्टर को, मैं 5 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इधर है ये 4 और इधर है ये 3। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मैं लिखूंगा इसको 4i और इसको लिखूंगा 3j। तो ये किस दोनों का रिजल्टेंट बना है, ये 5 जो है किस दोनों का रिजल्टेंट बना है, यानी कि ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर बना है हमारा 5, जो वेक्टर बना है हमारा वो बेसिकली क्या है, वो बना है हमारा 4i प्लस 3j। ये जो 5 बेसिकली बना है 4i और 3j के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मान लो बेटा हमें कोई भी वेक्टर दे रखा होगा i और j के टर्म्स में, कहेगा उसके कंपोनेंट्स निकालो या उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा कोई a वेक्टर दे रखा है 4i प्लस 6j, है ना। तो कहेगा ठीक है इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है देखो ये जो होगा 4 है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये है 4 यूनिट और 6 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, तो ये हो गया 6 यूनिट और ये है 4 यूनिट, तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो कहोगे ठीक है मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब ये दो वेक्टर को हमें बेटा जी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई और जे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगा इसका डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब आपको यूनिट वेक्टर कुछ हद तक पता चल गया होगा। एक और यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा, तो अब देखो हम बात करते हैं बेटा जी, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, कह रखा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछ रहा है कि इस वेक्टर का जो है आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो कैसे निकालेंगे बच्चे हम लोग, देखो बच्चे ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू होगा वो वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हो तब आ जाएगा हमारा वो यूनिट वेक्टर, यानी कि 2i प्लस 3j अपॉन में 2i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना बेटा, तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हो गया कि रिजल्टेंट, तो ये तो बेटा रह जाएगा हमारा 2i प्लस 3j ही रह जाएगा, और लेकिन ये क्या अंदर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 प्लस 9 13, तो 2/√13i प्लस 3/√13j इज योर यूनिट वेक्टर फॉर दिस वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि आज मैंने करवाया है मोस्टली रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सब मैंने करवा दिया और अराउंड मोर देन 50 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं जिसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ढेर सारे जो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे उस सबको भी इसमें कंसिडर करूंगा, और मतलब वेराइटीज ऑफ जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है वो सारा चीज कवर करूंगा। और उसके बाद एक थर्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कि इस सब से रिलेटेड जो जी मेन के क्वेश्चंस होंगे उस सबको भी मैं करवाऊंगा। तो बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।